वेलकम क्लास। कल हम तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं वो क्या हैं, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं और ये किस प्रकार से जो दूसरे सिस्टम्स हैं हमारे उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है और हमारे शरीर के विभिन्न मूवमेंट के लिए जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और आपका जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उनके बीच में समन्वय किस प्रकार से स्थापित करने का काम तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। और मैंने आपको ये बताया था कि तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो इसकी कोशिका है, जिसको कि हम तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। तो आज हम इनके डिफरेंट टाइप्स और इसकी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि मुख्य रूप से जो तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना में हम दो मुख्य संरचनाएं देखते हैं। एक तो उसकी मुख्य कोशिका काय या जिसे हमने सेल बॉडी या सोमा इसको कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये वाला भाग यहाँ पर, और इससे निकलने वाले दो प्रवर्ध, दो प्रकार के प्रवर्ध। कल भी हम इस डायग्राम के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा चर्चा की थी कि जो सूचनाएं हैं वे सूचनाएं प्रवर्धों के द्वारा, जो डेंड्राइट्स जिनको हम कह रहे हैं या डेंड्रॉन जिन्हें कहा जाता है, ये वाला भाग, इनसे सूचनाएं साइटोन या कोशिका काय की ओर ले जाई जाती है और कोशिका काय से दूर जो ले जाई जाती है सूचनाएं वो हो जाएगा आपका एक्सॉन। एक्सॉन की लंबाई जो है वो ज्यादा होती है। तो प्रवर्ध कितने हैं उसमें, किस प्रकार से हैं, इसके ऊपर भी इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है और इनके कार्यों के आधार पर तंत्रिका कोशिका का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनके टाइप्स जो है वो बताए जाते हैं। और एक और आधार होता है इसका कि माइलिन शीथ है या नहीं है, उसके आधार पर फाइबर्स का। तो आज हम इसकी संरचना के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संरचना इसकी। तो इसका जो क्रियात्मक संगठन है न्यूरॉन्स का, तो न्यूरॉन जो है वो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है, माना जाता है इसको। और जो न्यूरॉन है वो एक तंत्रिका कोशिका है, जिसमें कि एक आपका सेल बॉडी होगी जैसा बता रहा था मैं आपको डायग्राम में, और उससे अनेक प्रवर्ध जो है वो निकले रहते हैं, जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार के जिन्हें हमने कहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मुख्य संरचना कोशिका काय की। तो इसको साइटोन, सोमा या पेरिकैरियोन भी कहा जाता है। इसका आकार जो है वो अनियमित आकार का होता है और जिसका डायमीटर या व्यास जिसे हम कहते हैं वो 4 to 25 माइक्रोन तक होता है। इसमें एक बड़ा गोल केंद्रक होगा और बहुत सारे क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें इसमें, तो साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको कि निसल बॉडीज जो है वो या निसल काय इनको कहा जाता है। अब ये निसल काय जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि निसल काय जो है वो किस चीज के बने होते हैं। तो ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के होते हैं। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से क्या मतलब हुआ, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले हम इसके बारे में, कि इसमें आरएनए और प्रोटीन होगा इसके अंदर। ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल ये होते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, कोशिकाओं की बात करें, तो कोशिका द्रव्य में आपको सेंट्रियोल के अलावा दूसरे सभी ऑर्गन जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कोशिकांग न्यूरॉन्स के अंदर नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल करता क्या है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। सेंट्रियोल या तारक काय जिसे हम कहते हैं, वो कोशिका के विभाजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, आपकी समझ में आ ही गया होगा ये चीज
कि इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, केवल इनकी ग्रोथ होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जन्म के समय पर हमारे नर्वस सिस्टम में जितने न्यूरॉन्स होते हैं वो जीवन पर्यंत उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। ध्यान से सुनिए इस बात को कि संख्या में वृद्धि नहीं होती है, केवल उनकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, या नंबर उनका कम होगा डेथ के कारण से। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने ये कहा कि सेंट्रियोल के अलावा अन्य सभी अंग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से अंग हैं इनमें? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का काम करेगा, अंतःप्रद्रवी जालिका सिंथेसिस और सपोर्ट का काम करेगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी काय, और लाइसोसोम जो है वो सिक्रेशन का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्सॉन भाग में एसिटाइलकोलिन नामक पदार्थ का संश्लेषण यहाँ पर करते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और कोशिका काय की परिधि पर जो प्लाज्मा झिल्ली है वो अन्य कोशिकाओं के समान ही पाई जाती है, लेकिन इसमें जैव विद्युत विभव या जिसे हम बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उसको उत्पन्न करने की क्षमता अन्य कोशिकाओं से अधिक होती है। ठीक है, ये हम कहेंगे कि इसमें कंडक्टिविटी का गुण जो है वो पाया जाता है, सभी उसमें पाया जाता है लेकिन कंडक्टिविटी इसमें अधिक पाई जाती है। ये झिल्ली अन्य न्यूरॉन्स से संयोजन हेतु एक स्थल का काम करती है, वो सतह का काम करती है जहां पर कि दूसरे न्यूरॉन के साथ में इससे जॉइंट जो है बन सकते हैं, सिनेप्स जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो साइटोन का साइटोप्लाज्म जो है वो बायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन जो है वो बायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसमें दूसरी कोशिकाओं से अधिक पाई जाती है। ओके, तो ये साइटोन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो बात हम कर रहे थे यहाँ पर, ये इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मिसल बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, और गोल्जी एपिटस है, यानी सब हैं इसके अंदर। केवल एक अंग नहीं है, एक कोशिकांग नहीं है। वो कौन सा है आपका? सेंट्रियोल, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ये इसका साइटोन है। अब इसके साथ में हमने कहा था कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके साथ में दूसरे तंत्र जो हैं आपके, ये सिनेप्स का फॉर्मेशन इसके साथ में कर सकते हैं, और ये सिनेप्स इस तरह से बनता है। इसके बारे में जब आएगा तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि साइटोन होता है। ओके, अब दूसरी चीज पर आ जाइए, वो है कोशिका प्रवर्ध, यानी इस साइटोन से निकलने वाले प्रवर्ध या प्रोसेस जिनको हम कहते हैं, ये निकले रहते हैं जो दूसरी कोशिकाओं के प्रवर्ध या कार्यकारी अंगों में आवेग के संचरण हेतु पाए जाते हैं। इसमें तीन जो हैं वो मुख्य हैं। एक आपका हो गया डेंड्राइट्स, एक हो गया एक्सॉन, और एक इसी एक्सॉन का ब्रांचिंग भी हो सकती है, तो उसको हम एक्सॉन कोलेटरल कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए आपका, ये मेन सेल बॉडी हो गई है आपकी, ये इस तरह की होगी। इसको हमने इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका दिया है। न्यूक्लियस है इसके अंदर इसका, और ये डेंड्राइट्स हैं जो कि संवेदनाओं को सोमा की ओर लेकर के आएंगे। ये आपका इनिशियल सेगमेंट्स है, और यहाँ से आपका एक्सोन जो है वो निकलता है। इसकी लंबाई जो है बहुत अधिक होती है, और ये एक्सोन के टर्मिनल बाउट्स कहलाते हैं। और इसकी ब्रांचिंग हो सकती है, और उसको कोलेटरल कहा जाता है। तो मुख्य रूप से दो चीजें होंगी इसके अंदर, एक तो डेंड्रॉन और एक्सोन, या जिसको हम डेंड्राइट और एक्सोन कह रहे हैं, और एक जो लेटरल ब्रांच है इसकी वो कोलेटरल। एक्सोन की अगर हम बात करें तो ये कोशिका काय से निकलता हुआ एक लंबा प्रवर्ध होता है जो कभी कभी शाखित भी होता है, जैसे हमने कोलेटरल वाला बताया है आपको यहाँ पर, और एंड पर जाकर के और ये शाखित होता ही है। इसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और उसको एक्सोलीमा कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिए आप इसको, एक्सोन में जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको हम एक्सोलीमा कहेंगे, और जो साइटोप्लाज्म है इसका वो एक्सोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है,
इसमें निसल बॉडी जो है वो एब्सेंट रहती है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स इसके अंदर होते हैं। एक्सॉन की लंबाई जो है वो अलग अलग न्यूरॉन्स में अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम ब्रेन में बात करें तो ये मात्र कुछ मिलीमीटर की लंबाई तक का हो सकता है, जबकि आपका स्पाइनल कोड से जो टो तक जो नर्व गई है वो उसमें एक्सॉन उसका 1 मीटर तक की लंबाई का भी हो सकता है। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें न्यूरॉन जो है वो एक नॉन सेल्यूलर आवरण के द्वारा ढके रहते हैं, और इस आवरण को मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ जो है वो कहा जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी एक व्हाइट लेयर के रूप में होती है, जो मस्तिष्क और मेरुरज तंत्रिकाओं में व्हाइट मैटर जो है वो बनाती है। देखिए आप यहाँ पर ये जो हमने कहा है, यहाँ ब्लू कलर से जो बताया हुआ है ये एक्चुअली आपका माइलिन शीथ है। और ध्यान रखिए ये माइलिन शीथ जो है वो स्वान सेल्स के द्वारा सिक्रीट की जाती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नाम आप ध्यान रखिए, स्वान कोशिका। और ये माइलिन शीथ जो है वो इसके चारों ओर बनाती है। तो इसके आधार पर फाइबर्स जो है वो दो प्रकार के होते हो जाते हैं। एक वे फाइबर जिनमें माइलिन शीथ पाई जाती है, और दूसरा वे जिनमें की माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। तो माइलिन शीथ जो है वो कोई एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, ये बीच बीच में नॉन माइलिनेटेड भाग भी इस एक्सॉन के ऊपर पाया जाएगा। ये जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट यहाँ रेड कलर से बता रखा है, इसको नोड्स कहा जाता है, या इनको नोड ऑफ रेनवियर नाम दिया जाता है। और दो नोड के बीच वाला जो भाग है इसको इंटरनोड्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये आवरण जो है वो स्वान सेल्स से बना हुआ होता है, और न्यूरोलीमा नामक एक कोशिकीय आच्छादित के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ऐसे तंत्रिका तंतु मेडुलेटेड और माइलिनेटेड फाइबर कहलाते हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, कि मज्जावृत्त तंत्रिका तंतु से क्या अभिप्राय है। तो जो माइलिन शीथ से घिरे हुए होते हैं उन्हें मज्जावृत्त तंतु कहा जाता है, या मेडुलेटेड और माइलिनेटेड फाइबर कहा जाता है। और इस मज्जा अच्छद में जगह जगह पर संकीर्णन पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे जगह होंगी जहां पर की मज्जा अच्छद या आपका माइलिन शीथ जो है वो नहीं पाई जाती है। इन्हें रेनवियर की पर्व संधियां, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, रेड कलर वाला जो था, एक बार और देख लीजिए आप इसको, ये वाला भाग, ये नोट्स ऑफ रेनवियर। और ये क्या हो गया कि माइलिन शीथ से यहाँ तक ढका हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक ढका हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक। बीच बीच में आपको ऐसे नॉन माइलिनेटेड पार्ट भी इस फाइबर के ऊपर मिलेंगे, जिनको कि हम नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, दो पर्व संधियों के बीच वाले भाग को पर्व या इंटरनोड कहा जाता है। जो दो रेड के बीच में ब्लू वाला भाग इस डायग्राम में है उसको हम इंटरनोड कहेंगे। अब ये जो मज्जा आच्छद है, माइलिन शीथ, ये काम क्या करती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है। तो पहली चीज है कि ये संचरण की गति को बढ़ा देती है। इससे होता क्या है कि देखिए ये एक बैरियर का काम करती है, इसको हम बाद में और डिटेल से बात करेंगे। तो ये अवरोध का काम करती है, बैरियर का काम करती है, इसके ऊपर होकर के नहीं जा सकता है। तो अब आपका नर्व इम्पल्स जो जनरेट होगा तो कहाँ जाएगा, एक नोड से दूसरे नोड पर इस तरह से जंप करते हुए जाएगा। इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। इसके बारे में भी बाद में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी ये आ गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्पीड, एक तो इसको ट्रेवल करके अगर इस तरह से जाना पड़े यूं, तब इसमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर ये इस तरह से जंप करते हुए जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन जिसे कहा जाता है, तो ये कम समय लेता है। तो माइलिनेटेड फाइबर्स में आवेग का संचरण जो है वो तेजी से होता है। ये बात हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि संचरण की गति बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करते हुए ये जाता है। दूसरी चीज कि ये काम क्या करता है कि ये इंसुलेशन का काम करता है, कि जो इंफॉर्मेशन एक एक्सॉन के द्वारा ले जाई जानी है आगे, वो केवल उसी एक्सॉन के अंदर ही रहे। अगर कोई दूसरा एक्सॉन इसके टच में आ जाता है, तो ये अगर बैरियर इनके बीच में नहीं होगा, अवरोध नहीं होगा माइलिन शीथ का, तो चार्ज जो है वो एक से दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ माइलिन शीथ है, इसकी वजह से वो एक दूसरे के सेपरेशन में रहते हैं, तो इंसुलेशन का काम करते हैं। जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर जो है वो लगा हुआ रहता है, बिल्कुल ये उसी तरह से काम करता है। डिफरेंस ये है कि प्लास्टिक का कवर जो है वो रेगुलर होता है, 1 and 2
अनदर एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो कंटिन्यूअस होता है, जबकि इसमें बीच बीच में आपका, जैसे मान लीजिए कि जैसे कॉपर वायर है तो वो बीच बीच में निकला हुआ भी रहेगा। ओके। और मालिन शीत क्या करती है कि ये तंत्रिका कोशिका को भोजन और ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करती है। तो कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिन पर की माइलिन शीत नहीं होती है, इन्हें नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे, ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वहां पर ये गैंग्लियन या गुच्छिका जिनको हम कहते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अब एक्सॉन के अंतिम भाग पर आ जाइए। एक्सॉन का अंतिम भाग जो है, जैसे ये एक्सॉन हो गया आपका, नर्व इम्पल्स इसके ऊपर आ रहा है, तो अंतिम भाग जो है वो फूल करके एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बाउट्स बटन कहा जाता है। सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन इसको कहा जाता है, सिनेप्टिक गुंडी या बाउटन्स इसको कहते हैं। इसमें एसिटाइल कोलिन के अनेक वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। अब ये एसिटाइल कोलिन जो बना है ये किसने बनाया है, माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया है, ध्यान रखिए आप इसका भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाया जाता है और ये इस तरह से वेसिकल के अंदर आ जाता है। जब तंत्रिका आवेग एक्सोन में आगे की ओर बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका आवेग डेंड्रोन के द्वारा साइटोन तक लाया जाता है, साइटोन से फिर ये एक्सोन के द्वारा आगे ले जाया जाता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करते हैं। देखिए बीच में गैप होगा, इसमें जो सिनेप्स बनेगा युग्मानुबंध कहा जाता है इसको, ये सिनेप्टिक नोब हो गई। और ये हो सकता है कि ये आपका कोई मसल हो सकती है या कोई दूसरा डेंड्रोन हो सकता है जिसके साथ में ये इस प्रकार का बंध बनाते हैं। तो जब जो नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग है वो यहाँ पर आता है, तब वो इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो कि एसिटाइल कोलिन जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर है, उसको यहाँ से रिलीज करवाता है। जो कि ये जो सिनेप्स है इसमें दो झिल्लियां हैं, देखिए ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। इन दोनों के बीच का गैप जो है इसको सिनेप्टिक गैप या सिनेप्टिक विदर भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ गैप है। अब इससे इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक कैसे जाए, इसके लिए ये क्या काम करता है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो इस गैप के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। और इस यहाँ पर इसके रिसेप्टर होते हैं, देखिए हमने यहाँ लिख रखा है डेंड्राइट्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये प्री सिनेप्टिक एक्सॉन हो गया, ये पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्रोन हो गया। तो जब ये रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन के प्रभाव में आते हैं, तब दूसरा जो तंतु स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, उसके ऊपर भी तंत्रिका आवेग का प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से एक चेन के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना जो है वो लगातार पहुंचती रहती है, जब तक कि ये अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाए। ओके, अब दूसरे टाइप के प्रवर्ध पर आ जाइए, वो है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है कि ये कम लंबाई के सूक्ष्म प्रवर्ध होते हैं जो कोशिका काय के अधिकांश भाग से जुड़े रहते हैं। पहला जो डायग्राम मैंने आपको बताया था उसमें भी देखिए आप, ये एक दो डायग्राम बता चुका हूँ, ये डेंड्राइट्स है, ये देखिए ये साइटोन है, ये डेंड्रोन है और ये एक्सोन है इससे निकला हुआ। ये तंत्रिका आवेग को सदैव न्यूरॉन के कोशिका काय की ओर ले जाते हैं, इसलिए इनको हम अभिवाही प्रवर्त कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा साइटोन की ओर लाते हैं। और एक्सोन क्या करते हैं, इसको दूर ले जाते हैं, इसलिए इनको अपवाही प्रवर्ध भी कहा जाता है। तो एक्सोन क्या है कि ये बाह्य वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन है, जिनको कि हम स्टिमुलस कह रहे हैं, उद्दीपन, इसको ग्रहण करके आवेग में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, जबकि एक्सोन में ये क्षमता नहीं होती है, क्योंकि एक्सोन केवल साइटोन से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी को आगे प्रोपोगेट करेगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जनरेशन का काम है वो आपका डेंड्रोन कर सकता है। तो डेंड्रोन में नंबर भी ज्यादा होता है इनका, और निसल काय या निसल बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाए जाते हैं। एक्सोन की अंतिम शाखाओं के जो बटन्स होते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के साइटोन भाग से सामान्यतः डेंड्रोइट्स द्वारा ही जुड़े रहते हैं, इसको सिनेप्स कहा जाता है। ये मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया है, ये एक्सोन का बटन है और ये आपका डेंड्राइट है, इनके बीच में इस प्रकार से एक सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखिए आप इसको यहाँ पर, ये साइटोन है,
ये डेंड्रॉन है और ये एक्सॉन है। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का सिस्टम है। तो डेंड्रॉन से इंफॉर्मेशन आएगी साइटोन की तरफ, साइटोन ले जाएगा इसको एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन जब खत्म होगा तो सिनेप्टिक बटन बनेंगे और इनके और डेंड्रॉन के बीच में सिनेप्स बनता है। और इस तरह से ये संरचना जो है, ये जो सूचना जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लगातार आगे की ओर ले जाई जाती है। और ये आपका इस वाले भाग को अगर हम डिटेल से देखें सिनेप्स को, या इसको हिंदी में युग्मानुबंध कहा जाता है। तो ये तो क्या होगा, प्री सिनेप्टिक पार्ट हो गया आपका, और इसको हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट। ठीक है, ये वो भाग है जो कि सूचना लेकर के आ रहा है। अब यहाँ से सूचना जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा यहाँ पर पहुंचाई जाती है। और ये फिर आपका सेकेंड वाला हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक, और रिसीविंग न्यूरॉन इसको कहा जाएगा, जो कि क्या होगा, डेंड्रोन होगा। और फिर इसके बाद में इसमें सूचनाएं जो हैं वो आगे की ओर ले जाई जाती है। और कुछ जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक्सॉन की छोटी और कोमल शाखाएं निकली रहती है, जिनको कि कोलेटरल्स कहा जाता है। ये मैं पहले आपको शुरुआत में बताया था मैंने आपको। साइटोन समूह में स्थित होती है, और जब ये समूह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं तो इनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्रिका किसे कहेंगे। ये हमारा उस केंद्रिका से मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर ये न्यूरॉन से रिलेटेड है तो उसका मतलब ये हुआ कि साइटोन का समूह जो है वो न्यूक्लियाई कहलाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु का ग्रे मैटर इन कोशिका कायों से बनता है, जबकि व्हाइट मैटर जो है वो एक्सॉन और डेंड्रॉन से बनता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपका ग्रे मैटर है वहां पर साइटोन होगी, और जो व्हाइट मैटर है वहां पर आपका एक्सॉन और डेंड्रॉन होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के प्रकार की, टाइप्स क्या होती है न्यूरॉन की। नहीं तो हमारा ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और हमें अपलोड करने में मुश्किल होगी। तो इसको भी आप पढ़िए। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप उन लोगों ने वीडियो देखना जो है वो कम कर दिया है, तो इसको वीडियो को लगातार देखते रहें। और इसमें जो नई जानकारियाँ तो है ही, साथ ही आपका एग्जामिनेशन पैटर्न और उसमें किस किस चैप्टर में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, ये हम यहाँ पर हर चैप्टर में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए अभी केवल यही एक तरीका है जिससे कि आप इसको देख सकते हैं। तो इसको बराबर देखते रहिए। थैंक यू।